Welcome back, students. Maybe this is our last lecture on this chapter, or maybe the second last. Let's see how it goes. Points one should not overlook. Page 56, point number 3. Points one should not overlook. Third point. If demand curve is rectangular hyperbola, then ED is equal to 1 at every point of demand curve, as area under demand curve is total expenditure and it remains same at all quantity. क्या लिखा हुआ है ये? Third point. Let's study this. इलास्टिसिटी निकालने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट बिकॉज सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं तो ये पॉइंट 1 मार्कर में या 3 मार्कर में किसी और वे से पूछा जा सकता है। जब भी टोटल एक्सपेंडिचर कमोडिटी का सेम रहेगा, उस केस में इलास्टिसिटी 1 रहेगी। ये एक अलग मेथड है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, किसी कमोडिटी का प्राइस था $1, तो आप 72 कमोडिटीज उसकी यूज कर रहे थे। एक टॉफी ₹1 की थी, तो आप 72 टॉफीज खरीद रहे थे, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप 72 रुपये स्पेंड कर रहे थे, उसका प्राइस हो गया 2, तो आपने उसकी डिमांड कर दी कम 36, खर्चा अभी भी आप 72 ही कर रहे हैं। उस कमोडिटी का प्राइस, टॉफी का प्राइस हो गया 3, आपने उसकी डिमांड कर दी 24, अभी भी आप 72 ही स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड तो लग रहा है, जैसे जैसे प्राइस कमोडिटी का बढ़ रहा है आप देख सकते हैं डिमांड कम हो रही है, पर डिमांड इस तरीके से कम हो रही है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सेम है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस टू 4, द डिमांड falls to 18, the expenditure remains 72. When it is 5, no, points में possible नहीं है। According to total expenditure method, elasticity of demand इसकी 1 रहेगी क्योंकि total expenditure same है। ED is equal to 1 as total expenditure total expenditure remains same irrespective to change in the price of the commodity. अब अगर आप इसके अंदर प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड लगाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा। ये देखिए, प्राइस QD 1, 2, 72, 36, ED is equal to P by Q into delta Q by delta P, P by Q into delta Q by delta P, answer is 0.5. Next, price QD 2, 3, 36, 24, ED is equal to P by Q into delta Q by delta P. I'm just proving it. P by Q into delta Q by delta P, 24 by 36, 2 by 3, 0.67.
प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड से ये कुछ और आ रहा है, बट हम वो मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है इसलिए हम एक्सपेंडिचर मेथड को डिटेल में नहीं समझ रहे, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है कॉमोडिटी का तो इलास्टिसिटी 1 होती है। ब्रैकेट में लिख देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नॉट इन सिलेबस, एंड डू नॉट कंसिडर सिलेबस में नहीं, हम फिर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसकी मेथड की डिटेल सिलेबस में नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखिए, अगर इसका आप डिमांड कर्व बनाएंगे, व्हेन यू विल मेक द डिमांड कर्व ऑफ दिस कॉमोडिटी प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज फिगर 3, फिगर 1 और 2 हम लेक्चर 4 में कर चुके हैं। इसकी डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म, जैसे कि आपने पढ़ा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, हेमिस्फेयर, स्फेयर, ऐसे ही एक होती है कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि द एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम। जिनके पास मैथ्स है ये चीज़ आप कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं आगे जाके +2 में। डिमांड कर्व कुछ ऐसे होगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ये तो कन्वेक्स है। यस, कन्वेक्स है। कन्वेक्स वो होती है जिसका रेट कम होता है। ये देखिए रेट कम हो रहा है, पहले 36 से कम हुआ, फिर 12 से कम हुआ, फिर 6 से कम हुआ। इट इज रेक्टेंगुलर, फॉल कर रहा है, कन्वेक्स। कन्वेक्स के अंदर भी एक स्पेशल कंडीशन होती है, एरिया अंडर द कर्व। ये देखिएगा, जब प्राइस 1 है तो डिमांड 72 है। यस और नो? अभी ड्रॉ नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है। जब प्राइस 1 है तो डिमांड 72 है। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। आई नो थोड़ा मैथ्स है इकोनॉमिक्स में। यस, इसको हम दे देते हैं OABC। एट प्राइस OA, that is P is equal to 1, quantity is OC, that is Q is equal to 72। पहले समझ लीजिए प्लीज, अभी कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। What is area of rectangle? Area of rectangle is length into breadth, length into width. How much is length? How much is area of rectangle OABC? Length into breadth. How much is length OA? How much is width OC? The length is OA, the width is OC. What is OA? Price. What is OC? Quantity. How much is price? 1. How much is quantity? 72. So how much is area? Rupees 72. So the area under this curve is 72. Clear? हम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं। लेट इट बी, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट डिमांड कर्व पे। प्राइस है OP 4, क्वांटिटी है OQ 4, प्राइस है तो क्वांटिटी 18। अब इस एरिया का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPXQ, आई होप आप समझ रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ
Length is OP, width is OQ. OP is price 4, width is quantity 18. What is 4 into 18? 72. पहले भी 72, अब भी 72. This is what I am explaining you. Area under the curve. कई कर्व्स कन्वेक्स होती हैं और कुछ कन्वेक्स कर्व स्पेशल होती हैं. जब रेट डिक्रीज करता है तो कर्व कन्वेक्स होती हैं, और जो कर्व कन्वेक्स होती हैं और उसमें एक स्पेशल कर्व होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कन्वेक्स कर्व्स होती हैं जिसका एरिया अंडर द कर्व सेम रहता है. और अब आते हैं हम 56 पर थर्ड पॉइंट पे. पेज 56 के थर्ड पॉइंट पे जाते हैं. इफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी, देन ED इज इक्वल टू 1 एट एवरी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व. डिमांड कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी, एरिया अंडर द कर्व सेम ही रहेगा. क्यों? बिकॉज इट इज टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट रिमेन्स सेम एट ऑल क्वांटिटी. क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर हर क्वांटिटी पे सेम ही रहने वाला है. सो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर में, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, द आंसर इज 1. 3 मार्कर में ड्रॉ द डिमांड कर्व. 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द डिमांड कर्व व्हेन द इलास्टिसिटी इज 1. ड्रॉ द डिमांड कर्व व्हेन इलास्टिसिटी इज 1. आप 2 डिमांड कर्व्स बनाएंगे, एक वो जो हमने डिग्रीज में किया और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. 2 डायग्राम्स बनेंगे यूनिटरी के केस के अंदर. सो अब हम आते हैं जो आपने अपने नोट्स में एक्सप्लेन करना है. कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं सारा. Here we have is price and here we have is quantity demanded. This is the demand curve, rectangular hyperbola. When the price is OP, the demand is OQ. इसको हम नाम दे देते हैं M. इस एरिया को कंप्यूट करेंगे. Area under point M is area of rectangle OPMQ, which is length into breadth. Length is OP, breadth is OQ. That means price into quantity. And what is price into quantity? Total expenditure. This is total expenditure. और ये सेम रहती है क्योंकि इलास्टिसिटी 1 है, इसलिए किसी भी पॉइंट पर ये कर्व का एरिया सेम रहेगा. That means this curve is convex to the origin and rectangular hyperbola in nature. Now I am giving you 2 minutes. You are supposed to draw this schedule. You are supposed to make this schedule. The explanation of this curve, the explanation of this, nothing else. और मैं कुछ explain नहीं कर रहा हूँ. Page number 56 पे third point. If demand curve is rectangular hyperbola, then ED is equal to 1 at every point of demand curve. As area under demand curve is total expenditure and it remains same at all quantity, that is quantity demanded. Refer figure 3. This is figure 3. On the next page, आप 2 already बनवा चुके हैं, ये third है जो आप बनाने जा रहे हैं. So I am giving you 2 minutes for the same. Speed up. Draw this.
one more minute, speed up. Okay, now let's move to some numericals. कुछ numericals हमारे पेंडिंग है. आई गेस 3-4 numericals पेंडिंग है. उसके बाद हमारा numerical पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ एक ही पॉइंट रह जाएगा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे पिछले चैप्टर में किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इसमें करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चलिए, लेट्स डू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 7, नो, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, 2 ही न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं हमारे. वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन 15. अ कंज्यूमर बाइज 10 units of a good at a price of 9. जब प्राइस 9 है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 10. एट प्राइस ऑफ 10 ही बाइज 9. जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 9 है. कमेंट ऑन द लाइकली शेप ऑफ डिमांड कर्व बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी. बताइए इसके डिमांड कर्व कैसी होगी. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि आप अगर एक्सपेंडिचर देखें तो 90 है, इधर भी 90 है. दोनों के केसेस में एक्सपेंडिचर 90 आ रहा है, सो इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन नेचर. लेट्स सॉल्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ED इज इक्वल टू माइनस P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P. P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P. 0.9. Good has inelastic demand. अब कंफ्यूज नहीं होना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो 1 होता है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस में क्या है, जैसे यहां पे पूछ लिया कमेंट ऑन द लाइकली शेप ऑफ डिमांड कर्व बेस्ड ऑन दिस मेजर. बताइए इलास्टिसिटी के बाद उसकी कर्व कैसे बनेगी, वो हम अब एक्सप्लेन करेंगे. एज विद द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, as with the change in the price of the commodity, total expenditure remains same. That is, total expenditure remains same. That is ₹90. कैसे, ब्रैकेट में प्राइस इंटू क्वांटिटी विच इज 9 इंटू 10 विच इज 10 इंटू 9. टोटल एक्सपेंडिचर दोनों में सेम रह रहा है. क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है इसलिए दस डिमांड कर्व विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर 0 आता तो पैरेलल टू OY एक्सिस, इन्फिनिटी आता तो पैरेलल टू OX एक्सिस. क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला.
अच्छा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और दो गुड्स गिवन हो, आई रिपीट, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और दो गुड्स हो, तो जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी आप लिखेंगे उसकी कर्व फ्लैट है, और जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी आप लिखेंगे उसकी कर्व स्टीप है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26. This is the last numerical we have. A consumer buys 10 units of a commodity at a price of 10 per unit. जब प्राइस 10 है तो डिमांड 10 है। He incurs an expenditure of 200 on buying 20 units. जब 20 यूनिट्स डिमांड हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर 200 है। A consumer buys 10 units when the price is 10 per unit. He incurs the expenditure of 200 on buying 20 units. Calculate price elasticity of demand by percentage method. Comment on the shape of demand curve based on this information. ED इज इक्वल टू माइनस P बाई Q, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज मेथड बोला है तो विल अप्लाई द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। विल ऑल्सो अप्लाई द अनदर वन, द प्रोपोर्शनल वन, P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। This is 10 only, 200 divided by 20, 10. Total expenditure is equal to P into Q, 200 is equal to P into 20, so P is equal to 200 by 20, which is 10. So P by Q into delta Q by delta P, which is infinity. Anything upon 0 is infinity. Good has perfectly elastic demand. Good has perfectly elastic demand, full stop. Thus, demand curve will be parallel to OY axis. क्वेश्चन में पूछा है, आप बताइए डिमांड कर्व की शेप क्या रहेगी। It would be parallel to OY axis. Okay, I have no idea we have done with the question 27th or not. So, अगर ये physical class होती तो मैं आप ही से पूछ लेता। Now, being a virtual class, I have no idea we have done 27th or not. So, what I am going to do is I am doing 27th question again. If it is done, I am doing it again. If it is not done, I am doing it for the first time. The last question, 27, the numerical last, 27th. A consumer buys 14 units when the price is 8. जब 8 रुपए की चीज है तो 14 चीजें खरीदी जा रही हैं। एट अ प्राइस ऑफ 7 ही स्पेंड्स 98। इसमें तो एक्सपेंडिचर चेंज आ रहा है। एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे 102 आई गेस आ रहा है और 111, 12 सेम नहीं है। सो द क्वांटिटी इज 98 by 7 which is 14 only. क्वांटिटी सेम है। सो ED is equal to, and the question is saying percentage method, percentage change in QD by percentage change in price, which is nothing but P by Q into delta Q by delta P, which is nothing but P by Q into delta Q by delta P, which is 0. You put minus or not hardly matters because 0 is neither positive nor negative. Good has
perfectly elastic, inelastic demand, full stop. Thus, demand curve will be parallel to OX axis. डिमांड कर्व x एक्सिस से पैरेलल होगा, y से नहीं. सी जब हमने चैप्टर किया था PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो हमने उसमें स्लोप की बात की थी. PPC की स्लोप हमने की थी, कुछ याद है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने जब स्लोप की थी तो हमने की थी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हमने चैप्टर किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी. हमने उसमें देखा था टोटल यूटिलिटी की जो स्लोप थी वो थी मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल आ गया ना आगे, मार्जिनल यूटिलिटी. फिर हमने इंडिफरेंस किया था. इंडिफरेंस जब हमने चैप्टर किया तो हमने उसमें पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. वी हैव डन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. उसके बाद हमने चैप्टर किया थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने आपको स्लोप के बारे में नहीं करवाया, सिलेबस में मेंशन है, हमने स्लोप के बारे में डिस्कस किया ही नहीं. दैट वॉज डेलिबरेटली स्किप्ड, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उसे समझाना काफ़ी ईजी है. सो अपनी कॉपी ओपन कीजिए, open your copy and write down the question. Explain the concept of slope of demand curve. Explain the concept of inverted में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. डिमांड कर्व की स्लोप का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है आपने. ओके, पहले समझिए, फिर लिखेंगे. पहले समझिए. देखिए, व्हाट इज स्लोप? स्लोप का मतलब होता है कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा, डिमांड कर्व कैसे बनेगी. हमें इतना पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है. यहाँ पे होता है प्राइस और यहाँ पे होती है क्वांटिटी, राइट. अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है इसकी स्लोप पर कि वो कर्व ड्रॉ किस तरीके से हो रही है, द रेट ऑफ चेंज. देखिए, पहले प्राइस था 10 तो डिमांड थी 100 से. प्राइस कम हो गया 8, डिमांड बढ़ गई 150. प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई. डन. अब इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? हमने स्लोप पढ़ा है. स्लोप होती है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. मैथ्स में आप इसे डेरिवेटिव कहते हैं. कैलकुलस जब +1 में आप अभी मैथ्स करेंगे तो इसे डेरिवेटिव कहते हैं, dy बाय dx. चलिए मैथ्स को साइड पे रखते हैं. स्लोप होती है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. अगर आपको याद हो, हमने तीनों चैप्टर्स में यही स्लोप की और आने वाले चैप्टर्स में भी यही करने वाले हैं. सो व्हाट इज स्लोप? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो y एक्सिस पे आता है प्राइस और x एक्सिस पे आता है क्वांटिटी. यही होता है कि नहीं? y एक्सिस पे प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी. सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x. व्हाट इज डेल्टा y? द variable on the y-axis. What is variable on the y-axis? Price.
And what is delta x? The variable on the x-axis. What is the variable on the x-axis? Quantity demanded. So we may say that delta P by delta Q. The slope of demand curve is delta P by delta Q. This is y and this is x. Now let's find delta P. How much is change in P? 2. How much in change in Q? 50. So how to find slope? Delta P by delta Q. 2 by 50, 1 by 25. So the slope of demand curve is 2 by, that is delta P 10 minus 8 upon delta Q 150 minus 100, 2 by 50, which is 1 by 25. अब अगर ये इंक्रीज कर रही है तो डिमांड कर्व कनकेव होगा, अगर ये डिक्रीज कर रही है तो डिमांड कर्व कन्वेक्स होगा। और कन्वेक्स के अंदर अगर इलास्टिसिटी 1 है तो वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां तक क्लियर हो गया? लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। राइट डाउन। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, पहले डेफिनेशन देंगे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व refers to the rate at which the demand curve moves downwards. The demand curve moves downward. Full stop. It is the ratio between two absolute changes. It is the ratio between two absolute changes. एब्सोल्यूट का मतलब है माइनस इग्नोर करके। देखो यहां मैंने किया 10 माइनस 8, यहां पे किया 150 माइनस 100, बड़े में से छोटा माइनस किया, क्योंकि अगर आप 10 माइनस 8 करेंगे और 100 माइनस 150 करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा, तो स्लोप हो जाएगी माइनस 1 बाई 25। अगर आप 150 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे 8 माइनस 10 करेंगे, फिर ऊपर माइनस आ जाएगा, फिर भी स्लोप रहेगी माइनस 1 बाई 25। सो इसलिए मैंने एब्सोल्यूट चेंज का है। इट इज द रेशियो बिटवीन टू एब्सोल्यूट चेंजेस in price and demand variables. In price and demand variables. Why से वेरिएबल? बिकॉज दोनों ही चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों ही चेंज हो रहे हैं वेरिएबल्स। फुल स्टॉप। नाउ चेंज द पैराग्राफ। If the price of the commodity falls from rupee 10 to 8, if the price of the commodity falls from rupee 10 to 8, comma, its quantity demanded rises from, comma के बाद, its quantity demanded rises from 100 units to 150 units, rises from 100 units to 150 units. Then the slope of demand curve will be computed as follows. Then
the slope of demand curve will be computed as follows. ये शेड्यूल बनाइए और ये कैलकुलेशन शो कीजिए. स्पीड अप वही, प्राइस कम हो रहा है 10 to 8, डिमांड बढ़ रही है 100 to 150, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू चेंज इन 50, एब्सोल्यूट चेंजेस स्लोप डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू. सॉल्व करके नीचे भी शो कर दिया, एक ही चीज है. स्पीड अप 1 minute, not more than that. I am giving you 1 minute for this. जी ये चीज़ तो मैं आपको पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर सकता था, तो मैंने इस चैप्टर की क्यों वेट की. दिस इज द रीज़न. सी, पहले समझेंगे बाद में नोट डाउन करेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, यही होता है. सो माइनस पी बाई क्यू इंटू 1 अपॉन डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू लिख सकते हैं. कैन वी रीराइट दिस? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं. व्हाट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू? डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. सो माइनस पी बाय क्यू इंटू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नथिंग बट elasticity of demand. What is elasticity of demand? Initial price by initial quantity into reciprocal of demand curve. This is the relationship between elasticity of demand and slope of demand curve. So इसके बाद change the paragraph. इसके बाद change the paragraph. लिखिए elasticity of demand and slope of demand curve are related to each other. Change the paragraph. Elasticity of demand and slope of demand curve are related to each other as follows. As follows. लिखिए ED is equal to minus P by Q into delta Q by delta P. ED is equal to minus P by Q into delta Q by delta P. आगे ED is equal to minus P by Q. ED is equal to minus P by Q into 1 upon delta P by delta Q. लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल. आगे ED is equal to minus P by Q into 1 upon slope of demand curve. ED is equal to minus P by Q into 1 upon slope of demand curve. Now ED compute कर लेते हैं. How much is slope of demand curve? 1 by 25. Let's solve it. When the price is in the quantity is 100,
into 1 upon slope of demand curve, which is 1 upon 1 by 25, which basically 10 by 100 into 25 by 1, which is 250 by 100, 2.5. Good has elastic demand. The good has elastic demand. अगर आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर 2.5 ही आएगा. आप देख सकते हैं P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, 2.5 ओनली. सो बेसिकली क्वेश्चन था डिमांड कर्व की स्लोप को एक्सप्लेन करना है. हमें डिमांड कर्व की स्लोप को एक्सप्लेन करना है, तो बेसिकली हमने वो इलेबोरेट किया है यहाँ पर. आई थिंक आई हैव क्लियर विद दिस. दैट्स इट. वी आर लेफ्ट विद ओनली वन लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन से फैक्टर्स इलास्टिसिटी की डिमांड की इलास्टिसिटी पे इफेक्ट करते हैं. द लास्ट लेक्चर विल एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व. No, factors affecting elasticity of the demand of the commodity. Till then, bye bye, take care, God bless.